नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवार्ता और मैं हूं आपके साथ शिवम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं इस पूरे हफ्ते क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हाल ही में पेश किए गए आम बजट की। इस बजट में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे महर्षि स्कूल ऑफ मीडिया के स्टूडेंट रजनीश। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2023 का बजट पेश किया, जो हर वर्ग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी लाभदायक है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप सबको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की जीत और हार इस पे काफ़ी निर्भर करती है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ जो कि इस बजट में से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, 38,800 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा एकलव्य स्कूल के लिए, जो कि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट, 2,40,000 करोड़ का बजट पास किया गया है रेलवे के लिए, जो कि एक काफ़ी अच्छा अमाउंट देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में हमें बताया गया कि गाड़ियों की कीमत, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत मार्केट में कम की गई है, जो कि मिडिल क्लास के लिए और जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। चौथा पॉइंट, भारत में 157 नर्सिंग होम का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें 3.5 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जो कि अपने स्किल से इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट करेंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, 3 लाख से कम आय के लोगों को अब सरकार को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी हेल्प की चीज़ रह सकती है। धन्यवाद। इस बजट को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कोई इसे मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद बता रहा है, तो कोई इसे सिरे से खारिज कर रहा है। हमारे एमजीएमसी के स्टूडेंट आकाश मिश्रा ने इस बजट के बारे में बात की सीनियर जर्नलिस्ट नितिन सक्सेना से। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बजट को लेकर, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं राजवार्ता। 2024 के चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में क्या खास है और इस बजट में छात्रों और युवाओं और रोजगार के लिए क्या खास रहेगा, इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन सक्सेना सर हैं, जो अपना कीमती समय हमारे लिए दे रहे हैं और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच आकाश। बजट, आप हमसे पूछे बजट कॉमन आदमी के लिए क्या कर रहा है, कॉमन आदमी कुछ कर रहा है बजट। आप सोचते कॉमन आदमी को फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का मालूम है तो बजट क्या है। मुझे सिर्फ ये मालूम है, कॉमन आदमी को हैसियत कॉमन आदमी की रखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बजट में है क्या। महंगाई सस्ती हो जाएगी, आलू शायद 5 रुपये किलो मिलेगा कल। जो गोल्ड प्राइस है 53,000 रुपया पर 10 ग्राम से वो छट के आ जाएगा 26,000, जिससे लोग, ख़ास तौर पे वो तबका मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास या गरीब तबका, थोड़ा सा अपने बच्चों की शादी में थोड़ा गोल्ड दे देगा। सिल्वर, ये बजट है जहां मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं इसमें फ़ायदा मेरा हो रहा है कि नहीं। और इस बजट को आप कहते हैं वाओ व्हाट अ ग्रेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी? जब फिस्कल में आपने अब की दफ़ा एजुकेशन सेक्टर में 1.13 ट्रिलियन रुपया दिया है। 1.13 ट्रिलियन रुपया दिया है एजुकेशन के सेक्टर के लिए। और एजुकेशन सेक्टर कौन सा? जिसके अंदर बच्चों के स्कूल नहीं खोले जाएंगे गांव में, उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, और वो शिक्षा जिसमें वो सिर्फ ये बताएंगे कि आपके फला कौन है, आपके साथ राजनीति में क्या हो रहा है, ये शिक्षा दी जाएगी। या ये शिक्षा दी जाएगी कि किस तरह से आपके मॉरल्स बड़े हों, किस तरह आपकी स्वयं शक्ति जो है, सेल्फ एस्टीम, वो उजागर हो। ये इस टाइप का बजट, कौन सा बजट? हाँ, ये ज़रूर है कि आप कल देखेंगे कि लोग जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि बजट आया, और इकोनॉमिक्स कहेंगे इसका मतलब ये है। सब क्या होगा? जादू, जगलरी ऑफ फिगर्स। 500 करोड़ रुपया यहाँ चला गया, 5,000 करोड़ रुपया यहाँ चला गया, हमने बजट बनाया। बस यही जगलरी, जादू है। वो कहाँ गया? आप याद कीजिए हर्षद मेहता का ज़माना, आज का याद कर रही है अदनानी का ज़माना। स्टॉक्स ख़त्म हो जाते हैं, वो क्या है? बजट है। आप सीधा बताइए कि हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, हम कहाँ तक झेल पाएंगे इस धरती को, अपने भारत को, हिंदुस्तान को हम क्या डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे और कितने सालों में? सर, छात्रों और युवाओं के लिए इस बजट में क्या आपको खास दिख रहा है? मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो ये मान लेना चाहिए कि अब की दफ़ा जो 1 ट्रिलियन से ऊपर
पैसा दिया गया है एजुकेशन सेक्टर के लिए, उस एजुकेशन सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग एलोकेशन हो चाहिए। और बच्चों के एडमिशन जो नहीं होते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो या छोटे स्कूल्स हो, ये सब पे कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाना पड़ेगा पैसों का, फ़ी का। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल, तो एजुकेशन फॉर ऑल कब मिलेगी? ये मिड डे मील्स देकर कि लोग आएंगे खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई, शिक्षक कहाँ हैं, कहाँ पर है? अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारी जो आप चीज़ें पूछ रहे हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त कड़े ढंग से जो सरमायादार हैं और जो मिनिस्ट्री है, उसको बाकायदा एक ब्लूप्रिंट निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें, आपको, हमारे बच्चों को, आगे वाली नस्लों को एजुकेशन सिस्टम सही मिले। इस बजट में आपको क्या खास लगा? एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता नहीं कुछ ख़ास है। हर साल बजट आता है, ये बिल्कुल ऐसा फिल्मी टाइप हो गया है। हर साल एक फिल्म आती है किसी बड़े एक्टर की और वो चली जाती है, लोग उसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये बजट है जिसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी? इस तरह से आएगी कि में से रिएक्शन लिया जाएगा और गवर्नमेंट जब उससे पूछा जाएगा कहाँ पर एलोकेशन हुई है, कहाँ पर आपने गलत तरीके से खर्चा किया है, टैक्स पेयर्स, उनका खर्चा कहाँ पर हुआ है, उनसे पैसा जो आपने टैक्सेस दे कहाँ पर दिया गया, वो पूछना चाहिए। उसके लिए रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये बजट बहुत बड़ा बजट है जिसके ऊपर चर्चा इतनी बड़े की जाए कि ये आदमी का बेस्ट बजट है। ये सिर्फ बजट इसलिए है कि अभी थोड़े दिन के बाद जब इलेक्शंस का आएगा तो एक इंटरिम बजट आता है हमेशा, उसमें कुछ और चीज़ें होंगी। ये बजट सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को प्रभावित करेगा? ये प्रभावित नहीं करेगा, ये सिर्फ पैसे देगा। प्रभावित वो करेगा जो फंक्शन कर रहा है। पैसा देने से प्रभावित नहीं होता आदमी, उसका सही जगह उपयोग करने में अच्छाई होती है। क्या ये चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसा बजट पेश किया गया है? आप ये भी कह सकते हैं कि ये चुनावी माहौल को देख के ये बजट जो है टेलर मेड है, टेलर मेड। और ये बजट जो है, मुझे लगता है ये आम हर साल जो बजट आते हैं उससे कुछ निराला नहीं है। मीडिया स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर देने का काम उनकी फैकल्टी का होता है और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि फैकल्टी ये समझें कि आखिर मीडिया में समय के साथ कौन से बदलाव हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही महर्षि स्कूल ऑफ मीडिया में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डिपार्टमेंट की हेड ऋतु पराशर ने की। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर सीनियर एंकर सुमित अवस्थी और डीडी न्यूज के सीनियर एडिटर अशोक श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस दौरान सुमित अवस्थी ने राजवार्ता से खास बात भी की। समय के साथ आपको बदलना होगा, अपडेट होना होगा। अगर नहीं बदले तो आप पीछे रह जाएंगे। ये बात हर जगह सटीक बैठती है और बदलाव को जानना और समझना उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिन पर मीडिया स्टूडेंट्स के भविष्य की जिम्मेदारी है। महर्षि स्कूल ऑफ मीडिया में एक दिन के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर मशहूर टीवी एंकर सुमित अवस्थी, डीडी न्यूज़ के सीनियर एडिटर अशोक श्रीवास्तव और डिपार्टमेंट की हेड ऋतु पराशर ने स्कूल की फैकल्टी को ये बताया कि कैसे हम नई चीज़ों को सीखते हुए अपने स्टूडेंट्स को मीडिया की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो आप लोग अपने छात्रों को दे सकते हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, फैकल्टी में हैं। और फैकल्टी बड़ी क्यूरियस लगी मुझे नई चीज़ों को जानने की, समझने की कि न्यूज़ रूम, मैं समझ सकता हूँ कि फैकल्टी के लोगों का न्यूज़ रूम का अंदर का एटमॉस्फेयर क्या होता है वो नहीं पता होगा, क्योंकि आप डे टू डे उसमें नहीं होते हैं। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आप हम जैसे लोगों को बुलाते हैं ताकि आप समझ सकें, सीख सकें। ये सोच बड़ी पॉजिटिव है और ये जो अमलगमेशन है, ये जो जोड़ना है, ये इम्पॉर्टेंट भी है छात्रों के लिए। तो जो आप लोग सिखा रहे हैं उसमें हम लोग अपने अनुभव से आपको इनरिच कर देते हैं, आप उससे उनके अपने छात्रों को बता सकते हैं। हालांकि आज लिमिटेड छात्र थे उस इंटरेक्शन के दौरान, पर जो भी थे वो मुझे क्यूरियस दिखाई दिए, वो सवाल पूछने के इच्छुक दिखाई दिए। सबको सच नहीं मान लेना चाहिए, कुछ चीज़ें जानबूझ के दिखाई जाती हैं, वही सब सच नहीं होता। उसके पीछे जानने की जो बच्चों के अंदर जो भूख दिखाई दी ना, वो काबिल तारीफ़ है। डिजिटल मीडिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ 2 शब्द हैं, डिजिटल और मीडिया। इसके बारे में इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीविज़न मीडिया और डिजिटल मीडिया, तो डिजिटल मीडिया को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नो डाउट। ताकतवर मीडिया है,
बहुत से लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है। बहुत से नए छात्रों को ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पर और डिजिटल मीडिया पर मौजूद हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। और वो क्या करते हैं, तो कोई एक खाने का शो चलाता है, कोई एक रिलीजियस टूरिज्म कर रहा है, कोई अननोन प्लेसेस पे आपको लेके जा रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो किसी ना किसी जर्नलिज्म स्कूल से निकल के आए हैं। तो ये डिजिटल मीडिया की ताकत है कि आपको मोहताज नहीं रखा कि आप किसी न्यूज़ रूम में जाके काम करो, आपको बड़े अखबार में जाना है या बड़े चैनल पे जाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद एक अपने आप में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जिसका कि ये सरकार मोटिवेट भी खूब कर रही है कि आप अपने आप में एंटरप्रेन्योर बनिए, स्टार्टअप करिए, आप लोगों को नौकरियां दीजिए, तो ऐसे बच्चे भी निकल कर आ रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया वो जगह है जहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें एक राइडर लगाना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलते हैं ना, तो आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या कहते हैं, परमिशन लेने की, कि किसी भी कोई भी जाके अपना चैनल खोल सकता है, फिल्टर नहीं है। लेकिन जब आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं, तो आपको सरकार से परमिशन लेनी है, एक पर्टिकुलर बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए, एक कंपनी बनी होनी चाहिए, तमाम गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। वो क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हर कोई आके लगता है कि मैं पत्रकार बन गया, या जिसके पास भी स्मार्टफोन मौजूद है वो अपने आप को पत्रकार मान लेता है, और वो पत्रकारिता के नाम पे उगाही करता है, गलत काम करता है, पूरा प्रोफेशन उससे बदनाम हो रहा है, जो मुझे ख्याल से चिंता की बात है। इस पर किसी तरह की कोई समझ विकसित हो, कोई एक सिस्टम बने, इसकी मुझे आवश्यकता दिखाई देती है। अदरवाइज डिजिटल मीडियम इज़ द फ्यूचर। महर्षि स्कूल ऑफ मीडिया की ये बहुत शानदार पहल है। और दरअसल होता क्या है कि मीडिया में जिस तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, उतनी तेजी से जो यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले होते हैं, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो अगर जो है इस तरह की जो पहल हुई है जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े लोग सीधा ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा, और महर्षि स्कूल ऑफ मीडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। FTP is very important for a media faculty, journalism faculty, because every day the things are changing, the market is changing, so we need to keep our staff, our journalism department upskilled, and we want them to know what's happening new in the market, because media, the news, the world of news is changing every day. So it's very important to have FTP and call the people from the industry, and they can have one-to-one interaction, clear their doubts, so it keeps them upskilled with the trend which is going on right now. आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश के विभिन्न हिस्सों में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। वहीं नोएडा कैंपस में भी गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिलीप राव साहब देशमुख रहे, जिन्होंने राजवार्ता से खास बात भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवार्ता, मैं हूँ आपके साथ शिवम। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस के मौके पर महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिलीप राव साहब देशमुख साहब। उनसे जानेंगे कि आखिर आज इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे आप? इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में आने से लेकर इस कार्यक्रम की संपन्नता तक जो मुझे अनुभूति हुई है वो इतनी सुखद है, क्योंकि सभी परफॉर्मर्स ने टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी परफॉर्म किया, उस भावना से परफॉर्म किया। इन सभी में वो जोश, उल्लास जो एक गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर किसी व्यक्ति विशेष में होना चाहिए, किसी कलाकार में होना चाहिए, वो दिखाई दिया, वह अभिव्यक्ति दिखाई दी। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुश हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आज महर्षि विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमेशा 26 जनवरी बहुत उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है, लेकिन तब हमेशा हमारे ही स्टूडेंट्स परफॉर्म करते थे, हमारे ही लोग होते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव इंक्लूडेड वन NGO व्हिच इज जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन। उनको ज्वाइन करना, हमारे साथ एसोसिएट होना और उनके साथ हमें ये प्रोग्राम करने में, क्योंकि हमें आज वो कल्चरल एक्टिविटी कथक डांस हमें देखने के लिए मिला, जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। मतलब अगर इस तरीके के परफॉर्मेंसेस हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे तो वो स्टूडेंट्स को एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा, वो एक्सपोजर मिलेगा, सो दैट दे कुड बी कनेक्टेड टू आवर कल्चरल इवेंट्स और द कल्चरल थिंग्स दैट स्टिल एग्जिस्ट। जैसे भरतनाट्यम हुआ, कथक हुआ। अभी स्टूडेंट्स को सिर्फ पता है कि हाँ हिप हॉप होता है, फ्री स्टाइल डांसिंग होती है, लेकिन व्हाट इज इंडियन कल्चर दे आर नॉट अवेयर। सो ये सारे इवेंट्स होते हैं, इस तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो एक तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को अपने कल्चर के साथ जोड़ने की हम लोगों की कोशिश रही है इस
26 जनवरी को इस गणतंत्र दिवस पर। युद्धाभ्यास की वजह से बहुत कम ही हादसे की खबरें आती हैं, लेकिन हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मध्य प्रदेश के मुरैना इलाके में हुई, जिसमें मिराज और सुखोई विमान टकरा गए, जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बारे में हमने बात की महर्षि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर ओपी शर्मा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवार्ता और मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। अभी हाल ही में एक घटना हुई जहां पर वायुसेना के द्वारा युद्धाभ्यास के दौरान 2 विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 ये आपस में टकरा गए। अब ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के जो युद्धाभ्यास होते हैं इनमें इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और कितने चांसेस रहते हैं इस तरह की घटनाएं होने के। और इसी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारियां हमें देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ग्रुप कैप्टन ओपी शर्मा सर, जिन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है वायुसेना के साथ और आज उन्होंने कीमती वक्त दिया है हमें। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की अगर घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं तो क्या इस तरह की घटनाओं की संभावना रहती है, और अगर नहीं रहती तो फिर ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? शिवम, देखिए ऐसा है कि हम ट्रेनिंग में वायुसेना में जितना भी शिक्षण दिया जाता है और विशेष रूप से फाइटर पायलट्स, बिल्कुल ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और पायलट्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत ही अनुभवी थे दोनों। एक ग्रुप कैप्टन रहे, एक विंग कमांडर रहे और काफ़ी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ऐसी घटनाएं इतिहास में बहुत कम हैं जहां दोनों लड़ाकू विमान एक से भिड़ गए, और मैं सोचता हूं कि इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। उन कारणों की अगर हम चर्चा करने लगें तो सबसे मेरा जो ऐसा सोचना है वो ये है कि एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है। जब हम जहाज़ को चलाते हैं, माइन्यूटली देखते हैं वहाँ, तो इतना प्रिसीजन वर्किंग होता है, बारीकी से काम करना होता है कि पलक झलकी और उस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। मैं नहीं सोचता हूँ कि दोनों में किसी तरह की ऐसी बात रही होगी। दूसरा कारण जो हो सकता है ऐसी भिड़ंत का, वो मैकेनिकल एरर भी हो सकती है कि प्रोबेबली जहाज़ को क्लियर करने से पहले जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, जब जहाज़ को क्लियर करते हैं, एक लंबी चौड़ी उसकी व्यवस्था है जिसमें इंस्पेक्शन होता है और इंस्पेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और सभी लोग फिर जब ये कहते हैं सब ठीक है तो फिर अंगूठा उठाकर थम्सअप किया जाता है, और थम्सअप के बाद फिर जहाज जाता है, टैक्सिंग करता है, आगे बढ़ता है, जो भी एक्सरसाइज होती है। और ये दोनों ही विमान जो हैं एक अभ्यास के लिए निकले थे, और उस अभ्यास में कहाँ क्या हो गया ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरा कारण जिसको मैं सोचता हूँ कि जिसको एक्सीडेंट कहा जा सकता है, वो एक्सीडेंट बर्ड हिट से भी हो सकता है कि किसी वजह से, क्योंकि जब बर्ड हिट होता है तो बर्ड हिट में क्या हो जाता है कि जहाज़ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, इंजन फेलियर हो सकता है। अगर बर्ड हिट किस जगह पे हुआ है उसके हिसाब से विंग्स में गड़बड़ी हो सकती है, और उसको बाद में फिर कंट्रोल करने में इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे भी फिर ऐसा कुछ हो सकता है। क्या हुआ है कुछ नहीं कहा जा सकता। इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, बड़े अनुभवी लोग इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद ये पता लगेगा ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। पर दुखद बात है कि हमने एक अपने पायलट को खोया जो बहुत ही अनुभवी पायलट था, जो आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था और निभाते। पर क्या कहा जा सकता है, जो कुछ ऐसा होना है उसमें दैवी हाथ भी होता है, मेरा ऐसा मानना है। सर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह के युद्धाभ्यास देखने को मिलते हैं, कई तरह की प्रैक्टिस होती हैं, तो ये जो घटना हुई है ये किस तरह का युद्धाभ्यास था? देखिए ऐसा है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कैसा अभ्यास है, क्या प्रक्रिया रही होगी। ये सब इसको मैं गुप्त प्लानिंग कह सकता हूँ। और वहाँ के जो कमांडर हैं, क्योंकि जो ग्वालियर में हमारा जो मेराज का सेंटर है, वो ग्वालियर सेंटर है, वो बहुत पुराना सेंटर है वहाँ, और मैंने स्वयं वहाँ उसको देखा है जब मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी आम तौर से पब्लिक को नहीं होती, और मुझे भी जानकारी नहीं है कि किस तरह का अभ्यास रहा होगा। पर ऐसे अभ्यास आम तौर से होते हैं और जो पब्लिक नहीं किए जाते।
एक और बात मुझे सुनने को आई है और मुझे मालूम हुआ है कि इस तरह के जब अभ्यास होते हैं तो ऐसा कहा जाता था कि अगर 2 फाइटर प्लेन अगर अभ्यास कर रहे हैं तो वो अगर टकराना भी चाहें तो भी नहीं टकराते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जब आप जो प्रश्न आपका है कि जब टकराना चाहें तो वो भी नहीं टकराते, ऐसा है कि जब वो टकराना चाहते तो नहीं टकराते, पर उन्होंने नहीं चाहा कि वो टकराएंगे। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि वो टकरा गए और टकराने के बाद एक ऐसी स्थिति बन गई जो जिसके लिए जो बहुत ही दुखद है। टकराना कोई नहीं चाहता था दोनों में से, अपने अपना उनका एक कार्य था जो करना था दोनों को। इनफैक्ट मैं बता दूं, जब ट्रेनिंग के लिए हम जहाज़ भेजते हैं तो उसमें दोनों के लिए एक टास्क दिया जाता है कि उनके क्या अपने प्रतिक्रिया होगी, क्या उनका अपना अनुभव होगा, और उसके बाद में रिपोर्टिंग होती है और फिर रिपोर्टिंग के बेसिस पर आगे दूसरा अभ्यास बनाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है ट्रेनिंग में। तो नहीं चाहा होगा निश्चित रूप से कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे तमाम बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप देख रहे थे राजवार्ता, मैं शिवम यादव, कैमरा पर्सन मोहन सिंह रावत के साथ। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए राजवार्ता और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।